हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर की पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर अपन पेपर 2 की सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सूट सिस्टम या प्रोतंत्र। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रोतंत्र के बारे में या सूट सिस्टम के बारे में। तो जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो सूट सिस्टम और रूट सिस्टम में डिफरेंशिएट रहते हैं, यानी कि प्रोतंत्र और मूल तंत्र में जो विभेदित रहते हैं। तो मूल तंत्र के बारे में अपन ने पिछली यूनिट के बारे में पढ़ा ही है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन प्रोतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, जिसमें तने के अलावा पत्तियां, पुष्प आदि सम्मिलित हो, उनको प्रो या सूट कहते हैं। प्रोतंत्र की उत्पत्ति है जो जर्मिनेट सीड होता है उसके प्रांकुर भाग से होती है या प्लूम्यूल भाग से होती है। प्रोतंत्र को जो मुख्य दो अंगों के अंदर डिवाइड किया गया है, एक मैन एक्सिस और दूसरा होता है उसका लैटरल अपेंडेज। मैन एक्सिस को स्टेम भी कहते हैं और लैटरल अपेंडेज के अपन एग्जांपल बताएं तो लीफ और फ्लावर है जो लैटरल अपेंडेज होते हैं। जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड में जो डिफरेंशिएट रहता है, यानी कि पर्व और पर्व संधियों में विभेदित रहता है। और प्रत्येक पर्व संधि पर है जो पार्श्व उपांग यानी कि लीफ और फ्लावर पाए जाते हैं। अब जो स्तंभ के जो प्राथमिक उत्तक और जो पार्श्व उपांगों के जो आद्यक या प्राइमोर्डिया होते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो शीर्ष मेरिस्टेम की सक्रियता से होता है, यानी कि प्राइमरी टिश्यूज और लैटरल अपेंडेज के जो प्राइमोर्डिया हैं उनका डेवलपमेंट किससे होता है? एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से होता है। इसके अलावा जो स्टेम की लेंथ में ग्रोथ है या लंबाई में वृद्धि, वो स्टेम के उपशीर्ष क्षेत्र में स्थित अंतर्विष्ट मेरिस्टेम की सक्रियता से होती है, यानी कि स्टेम की लंबाई में ग्रोथ किसके कारण होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण होती है। और कहाँ सिचुएटेड होती है? सब एपिकल रीजन के अंदर सिचुएटेड होती हैं। अब जनरल स्टेम होता क्या है? तो स्टेम है जो धनात्मक प्रकाशन यानी कि पौधे का वह भाग जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और ऋणात्मक जलानुवर्ती वृद्धि करता है, वो तना या प्रोह कहलाता है। प्रोह का निर्माण है जो सदैव किससे होता है? कलिका या बड से होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं स्तंभ की इंटरनल स्ट्रक्चर के मेन कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो जो प्रोह की अगर अपन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है एपिडर्मिस से। तो जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल से ढकी रहती है, लेकिन रूट की एपिकल्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट था। इसके अलावा इसकी बाह्य त्वचा पर जो रोम उपस्थित होते हैं वो बहुकोशिकीय होते थे, लेकिन रूट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो मूल रोम होते थे वो एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी एंडोडर्मिस की बात करें तो इसकी एंडोडर्मिस में है जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं हैं जो एब्सेंट होती हैं, लेकिन रूट की एंडोडर्मिस में है जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित थी। फिर एंडोडर्मल जो सेल्स होती है इसके अंदर स्टार्च का स्टोरेज है जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए एंडोडर्मिस को स्टार्च सीट या मंड आच्छद सेल्स भी कहा जाता है। अब जो तने से जो शाखाएं निकलती हैं उनकी उत्पत्ति बहिर्जात होती हैं, जबकि रूट के अंदर जो लेटरल रूट्स या पार्श्व जड़ें निकलती थी उनकी उत्पत्ति है जो एंडोजिनस यानी कि अंतर्जात होती थी। एंडोजिनस का सीधा सा मतलब है कि जो रूट के अंदर पार्श्व रूट या लेटरल रूट निकलती थी वो परिरम से उत्पन्न होती थी, लेकिन स्टेम के अंदर जो ब्रांचेज निकलती हैं वो एक्सोजिनस होती है। एक्सोजिनस का मतलब होता है परिरम से अलावा, यानी कि कॉर्टेक्स रीजन से है जो इसकी उत्पत्ति होती है। अब जो स्टेम होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल है जो संयुक्त समपार्श्विक जिसको अपन बहिपोषवायी या उभयपोषवायी या बाइकोलेटरल बोलते हैं, या कभी कभी सकेंद्र या कॉन्सेंट्रिक होते हैं। और इनके अंदर जो जाइलम होता है वो सदैव अंत आदिदारूप या एंडार्च होता है, जबकि उसके अंदर कैसा था? एक्जार्ट था। जिस तरह से अपन ने मूल शीर्ष का संगठन पढ़ा था उसी प्रकार अपन प्रोशीर्ष के संगठन के बारे में पढ़ेंगे।
यानी कि हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स। तो प्रोसेस के संगठन के बारे में अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग थ्योरी दी गई। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एपिकल सेल थ्योरी या शीर्ष कोशिका सिद्धांत, जो अपने रूट के बारे में भी पढ़ा था। तो सीधी सी बात है, इसको प्रपोज किसने किया था? नागेली ने किया था। और ये थ्योरी क्या कहती है कि जो इस सिद्धांत के अनुसार एकल चतुष्फल की शीर्ष कोशिका शीर्ष मेरिस्टेम की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है और यह कोशिका ही समस्त वृद्धि प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कहने का मतलब है, जो चतुष्फल की शीर्ष कोशिका थी उसके अंदर 4 फलक होते हैं, जिनमें से 3 फलक डिवाइडेड, तीनों चारों फलकों के अंदर डिवीजन होता है और उसी से सारी ग्रोथ होती है। लेकिन इस प्रकार की जो चतुष्फलकीय जो कोशिका होती है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर नहीं पाई जाती हैं। ये सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल्स हैं जो ओनली एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर ही पाई जाती हैं। इसलिए ये सिद्धांत जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म के पादपों पर लागू नहीं होता। ये डायग्राम दे रखा है एपिकल सेल थ्योरी का, जिसमें ये एक सेंटर में है जो चतुष्फल की शीर्ष कोशिका है और इसके डेरिवेटिव से हैं जो बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट थ्योरी अपन पढ़ते हैं हिस्टोजन थ्योरी या उत्तक जनवाद। तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वह हैंस्टीन ने किया था और हैंस्टीन के अनुसार आउटवीजियो के प्रोसेस में जो 3 सुस्पष्ट मेरिस्टेमेटिक परतें होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? उत्तकजन या हिस्टोजन कहते हैं। सबसे जो आउटर लेयर होती है जिसका नाम है डर्मेटोजन या त्वचाजन, और इसकी सेल्स के अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं और जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन या बाह्य त्वचा का फॉर्मेशन करती हैं। तो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये सबसे बाहर की तरफ है जो डर्मेटोजन है और इसके अंदर जो ये तीर के निशान है ये इसके अंदर पाए जाने वाले डिवीजन को शो करते हैं। सेकंड जो मिड लेयर है, मेरिस्टेमेटिक लेयर है, जिसका नाम है पेरिब्लेम या वल्कुटजन। ये है जो डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच में सिचुएटेड रहती हैं और इसकी सेल्स जो अनेक परतों से बनी होती हैं और ये बेलनाकार रीजन होता है और ये स्टेम का कॉर्टेक्स भाग बनाता है। थर्ड जो अपन मेरिस्टेमेटिक लेयर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रमजन या प्लीरोम, जो स्टेम का इनर मोस्ट रीजन होता है और इससे जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, पित्त, मेडुलरी रेज और पेरिसाइकल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि प्राथमिक सेवन उत्तक, मजा और रश्मि और या मजा किरणें जिसको भी बोलते हैं, और पेरिसाइकल या परिरम का फॉर्मेशन है जो इनसे होता है। अब इस जो थ्योरी की कमियां क्या है, तो इसकी कमी यह है कि कुछ पौधों में रंभजन या प्लीरोम है जो केंद्रीय सिलेंडर के अलावा कॉर्टेक्स में भी बनता है। कहां पर बनता है? केंद्रीय सिलेंडर के अलावा कॉर्टेक्स से भी है जो रंभजन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा अधिकांश जिम्नोस्पर्म जो व एंजियोस्पर्म में ये परतें हैं जो स्पष्ट विभेदित नहीं होती हैं। तो ये थ्योरी भी है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पर लागू नहीं होती हैं। थर्ड जो थ्योरी है जिसका नाम है ट्यूनिका कॉर्पस वाद या ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी, और इस थ्योरी का प्रतिपादन है जो सिमिड ने 1924 के अंदर किया था। और सिमिड के अनुसार आउटविजी पादपों के प्रोसेस है जो 2 सुस्पष्ट क्षेत्रों का बना होता है। ट्यूनिका और कॉर्पस इनका बना होता है और ये दोनों क्षेत्र हैं जो अलग अलग प्रारंभिक कोशिकाओं से व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि ट्यूनिका अलग प्रारंभिक कोशिका से डेवलप होती है और कॉर्पस है जो अलग प्रारंभिक कोशिका से डेवलप होती है। और दोनों क्षेत्रों को कोशिका विभाजन के तल के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो विभाजन तल के आधार पर इस क्षेत्र को दोनों जो क्षेत्र है उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्यूनिका है जो प्रोसेस का एकल या बहुस्तरीय आवरण होता है और ये प्रोसेस का बाह्य आवरण बनाती है और इसकी सेल्स के अंदर केवल अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन ही होते हैं। और सेल्स में एंटीक्लिनल डिवीजन के कारण प्रोसेस की बाहरी सतह का विस्तार होता है और इस क्षेत्र में जो पाई जाने वाली सेल्स होती हैं वो साइज में जो छोटी होती हैं। तो आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें
जो आउटर लेयर है वो ट्यूनिका को शो कर रही है और इसके अंदर जो सेल्स का डिवीजन है वो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। सेकंड जो रीजन है वो इनर वाला रीजन है जो कॉर्पस कहलाता है और ये ट्यूनिका से ढका सेल्स का समूह होता है और इसकी सेल्स के अंदर डिवीजन है जो सभी तलों के अंदर होता है। एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल बहुत डिवीजन होता है और इसके द्वारा जो वल्कुट क्षेत्र का निर्माण होता है और इसकी सेल्स है जो साइज में जो बड़ी होती है। ट्यूनिका और कॉर्पस जो थ्योरी थी उसको थोड़ा सुधार है जो फोपेम और चान के द्वारा किया गया और उन्होंने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम है मेंटल कोर हाइपोथेसिस या प्रावार कोड वाद। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है उन्होंने इनको प्रोसेस को दो उत्की क्षेत्रों में डिवाइड किया है, प्रावार और क्रोड, जिसको मेंटल भी बोलते हैं। प्रावार है जो इसकी जो केवल वे परतें जिनकी सेल्स में अपनैतिक विभाजन होता है उन्हें ट्यूनिका नाम दिया है, यानी कि परवार की जो सेल्स होती हैं उनमें अगर एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं तो वो ट्यूनिका लेयर कहलाती हैं और क्रोड क्या होता है तो प्रवार के द्वारा ढके समूह को कोर कहा जाता है। फोर्थ जो थ्योरी है जिसका नाम है उत्तकजनिक परतवाद या हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। इस थ्योरी का प्रतिपादन है जो डरमन ने किया था 1947 के अंदर और जो ये थ्योरी है वो उत्तकजनवाद का रूपांतरण है या हिस्टोजेनिक थ्योरी का मॉडिफिकेशन है। इन्होंने जो ट्यूनिका कॉर्पस को प्राथमिक उत्तकजनिक परत कहा। क्या नाम दिया? ट्यूनिका कॉर्पस को प्राथमिक उत्तकजनिक लेयर कहा और इनके अनुसार सभी आवर्तबीजियों में है जो 3 आधारभूत उत्तकजनिक परतें पाई जाती हैं और इन्होंने इन परतों को एल फर्स्ट, एल सेकंड और एल थर्ड नाम दिया। एल फॉर लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड एंड लेयर थर्ड। लेयर फर्स्ट है जो स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस का डेवलपमेंट करती है, लेयर सेकंड है जो हाइपोडर्मिस का डेवलपमेंट करती है और लेयर थर्ड है जो वेस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट करती है। तो डरमन ने जो हिस्टोजन थ्योरी के अंदर हैंस्टीन ने डर्मेटोजन नाम दिया था उसको लेयर फर्स्ट नाम दिया, पेरिब्लेम को इन्होंने लेयर सेकंड नाम दिया और प्लीरोम को इन्होंने लेयर थर्ड नाम दिया। नेक्स्ट जो थ्योरी है जिसका नाम है एनेव्यू प्रारंभिक तथा मेरिस्टेमी डी एंटेंटिवाद। तो इस थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो बुवेट ने 1952 में किया था और इन्होंने जो शीर्षस्थ मेरिस्टेम को 3 सुस्पष्ट क्षेत्रों में डिवाइड किया। नंबर 1 एनियो इनिशियल या एनियो प्रारंभिक। तो ये जो क्षेत्र होता है ये परिधीय सक्रिय क्षेत्र होता है और इसकी सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। सेकंड जो रीजन है जिसका नाम है मेरिस्टेमी डी एटेंटी। तो इस जो रीजन को अपन वैटिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं। वैटिक मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? तो इसका रीजन ये है कि ये जो रीजन है केवल पुष्पक्रम और अंत इस्त पुष्प के निर्माण के समय ही सक्रिय होता है। इनफ्लोरेसेंस और टर्मिनल फ्लोर बनते हैं उसके समय ये जो एक्टिव होता है, इससे पहले ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है, इसलिए इसको वैटिक मेरिस्टेम भी कहा जाता है। थर्ड जो रीजन है जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमी मेडुलरी, जो ये केंद्रीय पित्त क्षेत्र होता है, यह सेंट्रल पित्त रीजन है और इसकी डायग्राम के अंदर शो कर रखा है। जो ये इधर वाला जो लेटरल पेरिफेरल रीजन है जिसका नाम है एन्यूल इनिशियल्स, जो सेंट्रल रीजन है जिसका नाम है मेडुलरी मेरिस्टेमी मेडुलरी और जो सबसे अपर जिसको बोलते हैं अपन वैटिंग मेरिस्टेम जो यहाँ पर सिचुएटेड है और जो एक निष्क्रिय क्षेत्र होता है। लास्ट जो थ्योरी है जिसका नाम है न्यूमैन का मत या कंसेप्ट ऑफ न्यूमैन्स। तो न्यूमैन ने प्रोसेस में पाई जाने वाली विभज्योत की कोशिका को सतत विभज्योत की अवशिष्ट कोशिका या कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमिक रेजिड्यू कहा और इनके अनुसार पादप समूह में जो 3 प्रकार के प्रोसेस पाए जाते हैं। नंबर 1 मोनोफ्लेक्स प्रकार या मोनोप्लेक्स टाइप। तो इस प्रकार का जो सूट एफेक्स है जो फर्न्स के अंदर पाया जाता है और विभज्योत की सेल्स होती है जो एकल परत के रूप में भीतर की ओर सिचुएटेड रहती है और इनकी सेल्स हैं जो एक ही तल में डिवाइडेड होती रहती। दूसरा जो टाइप्स है जिसका नाम है सिंप्लेक्स टाइप, जो इस प्रकार का जो प्रोसेस है जिम्नोस्पर्म के अंदर पाए जाते हैं
और इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक या एक से अधिक स्तरों में अरेंज्ड रहती हैं और इनकी सेल्स के अंदर अपनतिक और परिणतिक विभाजन पाए जाते हैं। तीसरा जो टाइप है प्रोसेस का, जिसका नाम है ड्यूप्लेक्स टाइप। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है जो आउटविजिक पाथवे के अंदर पाया जाता है और सेल्स है जो एक से अधिक पंक्तियों के अंदर अरेंज रहती हैं और इनकी विभजत की सेल्स होती है वो दो प्रकार की परतों में विभेदित रहती हैं। आउटर या बाहरी परत को सतही स्तर या सुपरफिशियल लेयर भी कहते हैं और इसके अंदर केवल एंटीक्लिनल डिवीजन होता है। जो भीतरी जो परत होती है इसके अंदर सभी तलों के अंदर विभाजन होता है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पर्व का निर्माण कैसे होता है। इसके अलावा जो मोनोकोट और डाइकोट रूट होती है उनके अंदर वेस्कुलराइजेशन कैसे होता है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे।